तो जैसा कि छात्रों कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि क्रांतिकारी आंदोलन जो हमारे देश में संपन्न हुआ वो वास्तव में 2 चरणों में हुआ और साथ ही साथ विदेशों में भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए। तो एक तरीके से हमें 3 चरणों में क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ना है। उसमें आज के क्लास में जो प्रथम चरण है उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं, जो 1904 ईस्वी के बाद से शुरू होता है हमारे देश में। जो प्रथम चरण है उसमें जो क्षेत्र प्रभावित थे वो बंगाल था, महाराष्ट्र था, दिल्ली में भी घटनाएं घटी और पंजाब में भी। यानी इन 4 क्षेत्रों में प्रथम चरण में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हुए, उन लोगों को उसका अध्ययन हम लोगों को आज के क्लास में करना है। कहाँ कहाँ? तो सबसे पहले बंगाल को देखेंगे, उसके बाद महाराष्ट्र को देखेंगे, उसके बाद दिल्ली को देखेंगे और फिर उसके बाद पंजाब को। यानी बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब, इन 4 क्षेत्रों में प्रथम चरण में क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया गया, या यूं कहिए कि क्रांतिकारी गतिविधियां हुई। क्लियर? तो जहां तक बंगाल का प्रश्न है, तो बंगाल जो है क्रांतिकारी जो गतिविधि थी इसका आरंभ करता था। यानी भारत में अगर क्रांतिकारी गतिविधि कहीं से शुरू हुई तो वो कहां से शुरू हुई? बंगाल। अब इस क्रांतिकारी गतिविधि में सबसे पहला नाम जो आता है वो बारिसाल सम्मेलन का। बारिसाल बंगाल में एक जगह है, वहां एक सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन में जो 1906 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो थी वो अब्दुल लतीफ नाम के एक व्यक्ति ने किया। और दूसरी बात जो थी कि कुछ पुस्तक पाया जाता था, जैसे भवानी मंदिर, ऐसे इसको लिखें। 2 पुस्तक था, एक था भवानी मंदिर और दूसरा पुस्तक जो था वो था वर्तमान रणनीति। और तीसरी घटना जो थी वो था बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त, इन दोनों ने मिलकर के 1907 ईस्वी में एक संस्था बनाया, जिस संस्था का नाम था अनुशीलन समिति। क्या नाम था? अनुशीलन समिति। इसके अतिरिक्त जो अनुशीलन समिति था उसके अतिरिक्त भी 3 समिति थी, जैसे युगांतर समिति,
उसके बाद साधना समिति, और एक और थी शक्ति समिति। लेकिन इन सबों में सबसे महत्वपूर्ण जो था वो कौन था? अनुशीलन समिति। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था था, यानी जितना भी घटना को अंजाम दिया गया वो इसी के माध्यम से दिया गया। तो सबसे पहले इतनी चीजों को देख लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। हम बता रहे थे आपको कि प्रथम चरण में कुल 4 क्षेत्र थे, बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब, जहां क्रांतिकारी गतिविधियां जो है वो संपन्न हुई। तो बारी बारी से हम अध्ययन करते हैं। तो जहां तक क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभकर्ता या आरंभकर्ता के बारे में बात करें तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि बंगाल इसका प्रारंभ करता था। ठीक है। और बंगाल में जो घटनाएं घटी क्रांतिकारी गतिविधि के परिप्रेक्ष्य में, यानी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के कंटेक्स्ट में, तो उसमें सबसे पहला जो होता है दिखाई पड़ता है बात वो कि 1906 में एक बारीसाल एक स्थान का नाम है, वहां एक बहुत बड़ा सम्मेलन होता है जिसकी अध्यक्षता जो था वो कौन करते हैं? अब्दुल लतीफ। इस बारीसाल सम्मेलन में अब्दुल लतीफ ये घोषित करते हैं कि भारत के 30 करोड़ लोग अगर अपने 60 करोड़ हाथ उठा ले तो अंग्रेज स्वयं भाग जाएंगे। बारीसाल सम्मेलन का में अब्दुल लतीफ का जो यह घोषणा था ये बहुत अपने अंदर अर्थ रखे हुए था। यह इसकी व्याख्या अलग अलग ढंग से की जा सकती, कोई सामान्य बात नहीं थी। सबसे पहला बात यह दिखाई पड़ता है कि अभी तक भारत के संपूर्ण लोग अंग्रेजों के विरोधी नहीं हुए थे, या दूसरे शब्दों में यह कह लीजिए कि संपूर्ण लोगों में राष्ट्रवादी भावना नहीं पहुंच पाई थी। दूसरा चीज यह पता चलता है कि यदि लोग ऑर्गेनाइज हो जाए, संगठित हो जाए, सारे विवादों को छोड़ करके सारे विभेदों को मिटा करके लोग एक हो जाए तो फिर ब्रिटिश सत्ता अस्तित्व में नहीं आएगी। तो अब्दुल लतीफ ने कहा कि ये जो घटनाएं घट रही हैं ब्रिटिश शासन के द्वारा, भारत में शोषण का एक अनवरत क्रम चल रहा है, तो कहा तो ये तो इलाज लोगों के हाथों में है। अंग्रेजों के खिलाफ ये जो 30 करोड़ भारतीय हैं अगर अपने 60 करोड़ हाथ उठा लेंगे तो अंग्रेज 1 मिनट भी भारत में अपना शासन नहीं चला सकते। तो ये एक प्रकार का क्रांति का आह्वान था, एक प्रकार से संपूर्ण देश के संपूर्ण लोगों में राष्ट्रवादी भावना पहुंचाने का एक उपाय था, और एक तरीके से ये लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध पूर्ण रूप से संगठित करने का तरीका था। तो इस तरीके से बारीसाल सम्मेलन का महत्व क्रांतिकारी आंदोलन के परिवेश में उभर करके सामने आता है। अब उसके बाद 2 पुस्तकों का नाम, एक भवानी मंदिर और दूसरा वर्तमान राज्य। ये दोनों पुस्तक हैं। भवानी मंदिर में इस बात का व्याख्या किया गया है कि कोई भी क्रांतिकारी संगठन कैसे बनाया जाता है, उसके क्या रूल्स है, कैसे उसमें काम किया जाता है, और वर्तमान रणनीति जो था कि किस प्रकार से क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो क्रांतिकारिता की जो विचारधारा थी, जो थाउट था, उस विचारधारा का पाया का अस्तित्व वहां 2 पुस्तकों में पाया जा रहा था, जिसको पढ़कर लोग जो है वो क्रांतिकारिता की तरफ आकर्षित हो रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे। और उसके बाद तीसरा पहलू यह है बंगाल में क्रांतिकारी मूवमेंट के लिए कि 2 नेतृत्व का उदय हुआ। एक बारिंद्र कुमार घोष, ये अरविंद घोष के छोटे भाई थे। बारिंद्र कुमार घोष कौन थे? अरविंद घोष के छोटे भाई थे। ये सब भी क्वेश्चन आता है। और भूपेंद्र नाथ दत्त कौन थे? तो ये विवेकानंद के भाई थे। किनके भाई थे?
विवेकानंद। अब देखिए छात्रों कि इन दोनों ने मिलकर करके 1907 ईस्वी में क्या किया, तो अनुशीलन समिति की स्थापना की, जो बंगाल का प्रथम महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन था। लेकिन अनुशीलन समिति के साथ साथ और भी क्रांतिकारी समितियां थी, जैसे युगांतर समिति, साधना समिति, शक्ति समिति। लेकिन इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण, सक्रिय और प्रभावशाली जो था वो अनुशीलन समिति था, और इसी के माध्यम से घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए अगला कि अनुशीलन समिति ने, जो अनुशीलन समिति थी, निम्न घटनाओं को अंजाम दिया। ठीक है, उसमें सबसे पहला था 6 दिसंबर 1907 ईस्वी को 6 दिसंबर 1907 ईस्वी को क्या किया गया था कि मिदनापुर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, मिदनापुर के पास के निकट एलजी, समझ जाइएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी पर बम फेंकने का प्रयास। फेंकने का असफल प्रयास। ठीक है, उसके बाद दूसरी घटना जो हुई थी वो 23 दिसंबर 1907 ईस्वी को, 23 दिसंबर 1907 ईस्वी को, इसमें हुआ था ये कि ढाका के मजिस्ट्रेट एलन को, ढाका के मजिस्ट्रेट एलन को गोली मारने का असफल प्रयास, गोली मारने का असफल प्रयास किया गया। और तीसरा ये था कि 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज जिसका नाम था किंग्सफोर्ड, की बग्गी पर बम फेंका गया। पर बम फेंका गया, परंतु इसमें किंग्सफोर्ड नहीं थे और प्रिंगल कैनेडी, ये प्रसिद्ध वकील थे, इनकी पत्नी और बेटी मारी गई।
पत्नी प्लस बेटी जो है वो मारी गई। इस घटना को अंजाम देने वाले कौन थे? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। खुदीराम बोस। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 7 से लेकर 17 के बीच में, यानी 1907 से लेकर करके 17 के बीच में इस संगठन ने अनुशीलन समिति ने घटनाओं को अंजाम दिया। उसमें लगभग 64 लोग मरे, 64 मृत्यु हुई। इसके अलावा 112 डकैतियां इन लोगों ने डाली। उसके बाद जो है 12 बम विस्फोट हुए। 12 बम विस्फोट इसमें किया गया। क्लियर? तो 12 बम विस्फोट हुए। अब देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि उपर्युक्त घटनाओं की प्रतिक्रिया भी हुई। उपर्युक्त घटना की प्रतिक्रिया हुई। और प्रतिक्रिया क्या हुआ कि साहब मानिकतला में पुलिस का छापा पड़ा, जिसमें अरविंद घोष और बारिंद्र कुमार घोष सहित 34 लोग गिरफ्तार किए गए। 34 लोग गिरफ्तार किए गए। और जब इनका मुकदमा कलकत्ता में चल रहा था, तो मुकदमा के दौरान जो सरकारी वकील था और पुलिस अधीक्षक, सरकारी वकील और पुलिस अधीक्षक, इन दोनों की हत्या कर दी गई, गोली मारकर वहीं। और इसके अलावा एक और व्यक्ति का नाम आता है नरेंद्र गोसाई। ये पुलिस मुखबिर था। कौन था? पुलिस मुखबिर था। तो नरेंद्र गोसाई और एसपी, इन सभी की हत्या जिसने की थी वो सत्येंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सत्येंद्र बोस। तो इस प्रकार से छात्रों, आपने देखा कि अनुशीलन समिति ने इतने वृहद पैमाने पे घटनाओं को अंजाम दिया। यही नहीं बल्कि इतने 64 मृत्यु, 112 डकैतियां, 12 बम विस्फोट हुए। तो स्वाभाविक रूप से इसमें जो सबसे सेंटर पॉइंट था वो मानिकतला था। ये लोग बम बनाने की ट्रेनिंग जापान से लेकर के आए थे और मानिकतला में बम बनाने की फैक्ट्री स्थापित की थी। और वहीं से एक मकान में वो सेंटर बना करके सारी जगहों को लोगों को भेजा जाता था। तो जब मानिकतला पर पुलिस का छापा पड़ा और 34 लोग गिरफ्तार हुए, तो इस तरीके से अनुशीलन समिति का जो असल ताकत था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो कह लीजिए कि 16 तक आते आते जो 6-7 में गतिविधि बंगाल में शुरू हुई थी क्रांतिकारिता की, वो 16-17 तक आके समाप्त हो गई। तो इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद फिर आगे वाले देखते हैं हम लोग। महाराष्ट्र में
जो क्रांतिकारी आंदोलन का आरंभ किया गया था, उसमें एक नाम आता है वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, वासुदेव बलवंत फड़के। ये एक्चुअली में महादेव गोविंद रानाडे एमजी रानाडे से प्रभावित थे ये वासुदेव बलवंत फड़के, और इस कारण से जो है वो इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में को आरंभ करवाया। लेकिन ये गिरफ्तार होकर करके अदन भेज दिए गए। इनकी गिरफ्तारी हो गई और कहां भेज दिए गए? अदन, और अदन में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इस तरीके से जो महाराष्ट्र में वास्तविक आरंभकर्ता थे, वास्तविक आरंभकर्ता थे इस आंदोलन के, उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने दो समाचार पत्र, एक केसरी और दूसरा मराठा, इसके माध्यम से, इस समाचार पत्र के माध्यम से क्रांतिकारी विचारधारा का प्रसार किया। क्रांतिकारी विचार का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप दो व्यक्ति जो है वो प्रभावित हुए, बालकृष्ण चापेकर और दामोदर हरि चापेकर। दामोदर हरि चापेकर, इन्होंने प्लेग अनियमितता के कारण रैंड एवं आयरेस्ट की हत्या कर दी। रैंड एवं आयरेस्ट की हत्या कर दी, और इसके परिणाम स्वरूप दामोदर हरि चापेकर को 18 जून 1897 ईस्वी को फांसी दे दी गई, और बाल गंगाधर तिलक को 18 माह का सजा दे दिया गया और मांडले जेल भेज दिया गया। तो महाराष्ट्र में ये घटनाएं थी। एक और व्यक्ति है जो पहले इसको समझा लेते हैं, उसके बाद आपको उन व्यक्तित्व पे आएंगे। तो जहां तक महाराष्ट्र का ताल्लुक है, तो महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी गतिविधि जो शुरुआत करने का था, बहुत कम जगहों पर मिलेगा कि किसने शुरुआत किया। तो इसमें एक नाम हमेशा याद रखिए, किसका? वासुदेव बलवंत फड़के का। ठीक है, ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की नींव डाली, बुनियाद डाली, और ये प्रभावित थे आरजी महादेव गोविंद रानडे से। महादेव गोविंद रानडे के महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता थे, समाज सुधारक थे।
उनके विचारों से ये प्रभावित थे और उनके विचारों से प्रभावित हो करके इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन करना शुरू किया। लेकिन आरंभिक ये समय था 1883-84 के लमसम, तो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाए, लेकिन अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर करके अदन भेज दिया और अदन में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी भूमिका सिर्फ वासुदेव बलवंत फड़के का यह है कि इन्होंने नींव डाल दी, लेकिन वास्तव रूप से क्रियात्मक रूप से इसको आरंभ करने वाला या वास्तविक आरंभकर्ता जो व्यक्ति था वो था बाल गंगाधर तिलक। क्लियर? तो आपको पता होगा कि तिलक 1881 में ही मराठा और केसरी इन दोनों समाचार पत्रों को खरीद लिया था। मराठा एक अंग्रेजी में निकलने वाला समाचार पत्र था और केसरी जो था वो मराठी भाषा में निकलने वाला एक समाचार पत्र था। दोनों अलग अलग व्यक्ति के थे, दोनों के संपादक अलग अलग थे। केसरी का संपादन आगरकर करते थे और मराठा का संपादन जो है वो केलकर करते थे। तो जब 1881 में आगरकर और केलकर से बाल गंगाधर तिलक ने यह समाचार पत्र खरीद लिया, तो 81 से इन्होंने प्रयत्न करना शुरू किया कि जो नीतियां थी कांग्रेस की बाद में चल करके जो हुई, तो उसके विपरीत वो एक क्रांतिकारी विचारधारा को वहां फैलाने लगे बाल गंगाधर तिलक अपने इन्हीं समाचार पत्र माध्यमों से। इन्हीं से उत्साहित होकर करके महाराष्ट्र के पुणे में खास तौर से एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम था व्यायाम मंडल। क्या नाम था? व्यायाम मंडल। ये तो उद्देश्य इसका तो था शारीरिक रूप से युवाओं को मजबूत बनाना, लेकिन इसमें राष्ट्रवादी भावना या अंग्रेजों के खिलाफ विचारधाराएं भी फैलाई जाती थी। इसी क्रम में महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे, जिसमें सबसे बड़ा क्षेत्र जो प्रभावित था वो पूना था, पुणे में प्लेग फैल गया। प्लेग जानते हैं कि चूहों के पिस्सुओं से फैलता है और जब तक वो चूहे रहेंगे तब तक प्लेग पर जो है नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है। तो उसका सबसे बेहतरीन उपाय होता है कि चूहों को भगाना या चूहों को मारना। तो उस समय रैंड प्लेग कमिश्नर थे पुणे के और आयरेस्ट एक सैनिक अधिकारी थे। इन लोगों ने एक उपद्रव मचाना शुरू किया। चूहों के भगाने के नाम पर भारतीयों के घरों में घुस जाना, उनकी औरतों से बदतमीजी करना, ये सब आम दिन की घटना बन गई। तो ये दो युवाओं पर, जो दोनों भाई थे, बालकृष्ण हरि चापेकर और दामोदर हरि चापेकर, ये दोनों नाम आपके पास लिखा हुआ है, तो इन दोनों पर काफी कुप्रभाव पड़ा। परिणाम ये हुआ कि दोनों ने मिल करके जो है रैंड और आयरेस्ट की हत्या कर दी। तो ये भारत में पहली राजनीतिक हत्या थी, या कह लीजिए कि पहली क्रांतिकारी घटना थी, प्रथम थी। कौन? रैंड एवं आयरेस्ट की हत्या। अब ये सारा जो बालकृष्ण चापेकर और दामोदर हरि चापेकर ने काम को अंजाम दिया था, वो किसके वजह से? तो बाल गंगाधर तिलक का जो पत्र था केसरी, उसमें जो लेख लिखे रहते थे, उसी लेख से उत्साहित होकर के इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो इसलिए दामोदर हरि चापेकर को गिरफ्तार करके 18 जून 1897 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया और बाल गंगाधर तिलक को मुकदमा चलाया गया और मुकदमा चला करके 18 महीने की सजा दी गई और उसके बाद मांडले जेल भेज दिया गया। जब 18 महीना बाद पुनः वो वापस आए तो केसरी और मराठों के माध्यम से प्रचार प्रसार क्रांतिकारिता का उनका जारी रहा। तो ऐसी परिस्थिति में बीच में घटना घटती है और वो घटना था 1907 का सूरत अधिवेशन। हम उसको अलग से पढ़ाएंगे, घबराइए नहीं। यहाँ बता देना ये चाहते हैं कि सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो धड़ों में बट गया और कांग्रेस में जो बाल गंगाधर तिलक थे वो गरम दल के नेता थे और कांग्रेस पर कब्जा किसका हो गया? नरम दल वालों का। तो ऐसी परिस्थिति में बाल गंगाधर तिलक अंग्रेजों के खिलाफ लिख ही रहे थे, तो पुनः फिर उन पर मुकदमा किया गया केसरी पर लिखे लेख के आधार पर और अब उन्हें 6 वर्ष की सजा देकर के मांडले जेल भेज दिया गया 1908 में। तो 8 से लेकर के 14 तक वो मांडले जेल में रहे।
तो इस प्रकार से महाराष्ट्र में जो बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से क्रांतिकारिता उत्प्रेरित थी, उनकी गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में दूसरे के हाथ में चली गई। अब महाराष्ट्र में दूसरे व्यक्तित्व कौन थे वो देखते हैं। तो महाराष्ट्र में दूसरे व्यक्तित्व का नाम आता है विनायक दामोदर सावरकर, जिस पर अभी वर्तमान समय में बहुत विवाद है। विनायक दामोदर सावरकर, क्या हुआ सुनो? सावरकर, ठीक है। तो ये देखिए, इनके द्वारा 1904 ईस्वी में नासिक में मित्र मेला की स्थापना की गई। मित्र मेला नामक संगठन या क्रांतिकारी संगठन लिख देते हैं, क्रांतिकारी संगठन की स्थापना। उसके बाद 1906 ईस्वी में लंदन में इनके द्वारा अभिनव भारत, क्या अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन बनाया गया। ठीक है। अब देखिए, जब ये बना लिया गया तो जो घटना घटी इसके द्वारा, घटनाएं जो घटी अभिनव भारत के द्वारा, वो 1 जुलाई 1909 ईस्वी को, 1 जुलाई 1909 ईस्वी को कर्जन वाइली की हत्या की गई। कर्जन वाइली की हत्या लंदन में। और प्रतिक्रिया स्वरूप 16 अगस्त 1909 ईस्वी को ही मदन लाल धिंगरा को फांसी दे दी गई। मदन लाल धिंगरा को फांसी दे दी गई। ठीक है। एक और घटना घटता है कि दिसंबर 1909 ईस्वी में D.N. जैक्सन की हत्या कर दी गई। दिसंबर 1909। नासिक के DM जैक्सन की हत्या की। इसकी हत्या किसने की? तो अनंत लक्ष्मण कानहरे ने। और ये सभी के सभी किससे प्रेरित थे? तो अभिनव भारत से। अब इन घटनाओं के कारण सावरकर गिरफ्तार कर लिए गए और गिरफ्तार करके सेलुलर जेल
भेज दिए गए, जहां वो 1910 से लेकर के 24 तक रहे। 1910 से लेकर के 1924 तक। उसके बाद 24 ईस्वी में वो रतनपुर जेल चले आए। कब? 1924 से लेकर के 37 तक, 1924 से लेकर के 1937 तक। और उसके बाद 97 में प्रांतीय सरकार ने उन्हें आजाद कर दिया। ठीक है। तो एक तो महाराष्ट्र में वासुदेव बरन फड़के के और बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से या बाल कृष्ण चापेकर, दामोदर चापेकर के माध्यम से क्रांतिकारी घटनाएं चल दी। इन लोगों की गतिविधि जब बंद हो गई तो विनायक दामोदर सावरकर एक दूसरे नेता के रूप में उभर करके सामने आते हैं। विनायक दामोदर सावरकर के बारे में, ये फर्ग्यूसन कॉलेज से मैथमेटिक्स से पढ़े हुए ग्रेजुएट थे, काफी पढ़े लिखे हुए थे। और पढ़ने के बाद इन्होंने शिक्षक का भी काम को अंजाम दिया, लेकिन देश सेवा के प्रति यह समर्पित व्यक्ति थे। और इनका सबसे बड़ा योगदान जो था वो इन्होंने पहली बार 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। अभी तक 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की जो भूमिका थी वो ये साबित करने की थी कि इसको सिपाही विद्रोह तक सीमित कर दिया जाए। कोई बात नहीं थी भाई, भारत के सभी लोग हमारे पक्षधर थे। उस सिपाहियों के मामले में छोटी मोटी गलतियां हमसे हो गई थी, इसीलिए सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। कहने का मतलब 1857 के विद्रोह को वो सीमित करना चाहते थे इतिहास लेखन में। पहले ये व्यक्ति थे कि जिन्होंने ये साबित किया कि नहीं, ये 1857 का जो विद्रोह था ये सिर्फ सिपाही विद्रोह नहीं था, बल्कि एक जन आंदोलन था और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की उपमा दी। तो ऐसी परिस्थिति में ये एक बहुत बड़े नेशनलिस्ट के रूप में उभरते हैं। और तत्पश्चात 1904 में नासिक में मित्र मेला नामक संगठन बनाया। ये भी क्रांतिकारी संगठन था, लेकिन अंग्रेजों की निगाह में चढ़ आने के कारण उनको भारत छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो तिलक जो घटनाओं को अंजाम दे रहे थे उससे उन पर भी प्रभाव पड़ रहा था और उनको भी पुलिस खोज रही थी। तो ये चले गए 1904 ईस्वी में लंदन और 6 ईस्वी में लंदन, और लंदन में वहाँ श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, मैडम भीखा जी कामा। तो इन लोगों के साथ मिल करके क्रांतिकारी घटनाओं को वहाँ अंजाम देते रहे। और वहीं उन्होंने अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की। तो खुद तो वहां थे, तो 1 जुलाई को करजनवाइली की हत्या मदनलाल धिंगरा ने कर दी। तो ये प्रभावित मदनलाल धिंगरा किससे थे? तो सावरकर से थे। इसी प्रकार से इंडिया में अनंत लक्ष्मण कान्हरे ने जैक्सन की गोली मार कर हत्या कर दी। तो ये सारा इल्जाम लग गया किस पर? सावरकर पर। और ऐसे बीच में सावरकर ने 1909 ईस्वी में, कब? 1909 में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी और वो भारत में चलाया। तो उस पुस्तक को ग्राउंड बना के, हालांकि भारत में अंग्रेजों ने इस पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, हाथों हाथ बहुत जगह पहुंच गई तो लोग पढ़ा करते थे, वो एक अलग बात है। लेकिन पूर्ण रूप से ये आज़ादी के बाद ये पुस्तक मंजर आम पर आई, पब्लिकली हुई। लेकिन विनायक दामोदर सावरकर को जो जेल की सजा मिली इसी घटना की वजह से मिली, इस पुस्तक को प्रकाशित करने के कारण। अब उसके बाद से लेकर 10 से लेकर 24 तक लगातार इस सिल्वर जेल में रहे।
इस बीच के विवाद में हम लोग को नहीं पढ़ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक घटनाक्रम के आधार पर हम लोग कर चलेंगे। ये भी एक फ्रीडम फाइटर थे, ये हम लोग को मान कर चलना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान था इनका फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट कहने में, कोई भारतीय नहीं कह रहा था। उसके बाद इन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी तो अंग्रेजों ने माफ़ कर दिया, लेकिन रतनपुरा जेल में इनको कैद करके रखा। जो सेलुलर जेल था वही वहाँ नहीं, बल्कि महाराष्ट्र का रतनपुर जो जेल था वहाँ, तो इसमें फ़ायदा हुआ कि लोग इसे जाके मिल सकते थे। और उसके बाद जब कांग्रेसी सरकार बनी 37 में, तो महाराष्ट्र की कांग्रेसी सरकार ने, बम्बई उस समय सरकार कहलाएगी, तो उसने जो है सावरकर को जो है जेल से रिहा कर दिया। तो ये सारी घटनाएं थी, तो इसको उतारिए और दिल्ली और पंजाब वाला घटना आपको पढ़ाते हैं। ओके, निश्चिंत हो जाएंगे फिर। सर कल महावीर जयंती, हाँ है ना, बंद हो गया दिल्ली ऑन सर। तो अगला जो क्षेत्र था छात्रों, वो था दिल्ली। दिल्ली में एक घटना घटी, वो 23 दिसंबर 1911 ईस्वी, ठीक है, 1911। इसमें क्या था कि राजधानी परिवर्तन हेतु एक चांदनी चौक में विशाल सभा किया गया था, ठीक है ना। चांदनी चौक में एक सभा किया गया था, और इस सभा में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हार्डिंग, इन पर जो है बम फेंका गया। और जो सम्मिलित लोग थे बम फेंकने वालों में, उसमें जो थे वो रास बिहारी बोस, अवध बिहारी चौधरी, उसके बाद अमीर चंद बाल मुकुंद, और एक बसंत कुमार। और उसके बाद थे बलराज एवं हरवंश सहाय, बलराज और हरवंश सहाय। तो ये पूरी घटना है जो दिल्ली घटना के नाम से जानी जाती है। वास्तव में आपको जैसा कि पता होना चाहिए कि अभी तक, यानी 1911 से पहले तक, एक्चुअली में 12 से पहले तक, 12 में राजधानी चेंज हुई, कलकत्ता राजधानी हुआ करती थी। अंग्रेजों ने उसके बाद दिल्ली को राजधानी बनाया। तो इसके लिए 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, इसकी घोषणा के लिए। तो उसमें जॉर्ज पंचम भी, जो ब्रिटिश सम्राट थे, वो भी आए। तो उसमें जो लॉर्ड हार्डिंग, जो उस समय का वायसराय था, उसके द्वारा आयोजित किया जा रहा था।
तो ये सभा जो है चांदनी चौक में आयोजित होने वाली थी। तो यहाँ हाथी पर बैठ करके लॉर्ड हार्डिंग जा रहा था। इसी में क्रांतिकारी जो थे उन लोगों ने जो है लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इस बम से लॉर्ड हार्डिंग जख्मी भी हुआ और उसका बॉडीगार्ड पूरी तरीके से उसकी मृत्यु हो गई, यानी वो मर गया। तो घटना तो काफी बड़ी थी। अब घटना को अंजाम देने वाले लोगों में इतने लोग शामिल थे उस समय। अब इसमें सबका हुआ क्या? तो ये रास बिहारी बोस जो थे ये विदेश भाग गए। ये वही रास बिहारी बोस है जो इस समय विदेश भागे तो भागे और जाकर के जापान में इन्होंने आईएनए का गठन किया, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसका नेतृत्व बाद में किन्होंने किया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। बाकी अवध बिहारी चौधरी, अमीर चंद, बाल मुकुंद, बसंत कुमार, ये 4 लोगों को इस दिल्ली षड्यंत्र में फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई? फांसी। किसको किसको? अवध बिहारी चौधरी को, अमीर चंद को, बाल मुकुंद को और बसंत कुमार को। और बाकी जो 2 लोग थे यानी बलराज और हरवंश सहाय, इनको जो है आजीवन कारावास मिला। आजीवन कारावास। तो इस ढंग से बाइफरकेट कर करके पढ़िएगा तो बाद में भी आपको याद रहेगा। यही सब क्वेश्चंस है जिस क्वेश्चंस में अगर आप ध्यान देकर के क्लास में नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए छात्रों, एक और बच गया हम लोगों को और वो था पंजाब। कौन? पंजाब। तब प्रथम चरण का क्रांतिकारी गतिविधियां हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। देखिए पंजाब में 1906 से ही जो क्रांतिकारी गतिविधि थी वो आरंभ हो चुका है। ठीक है। और यहां जो इस गतिविधि के लिए असंतोष का कारण था वो अलग था, जिसे जानना काफी महत्वपूर्ण है। उसमें सबसे पहला कारण था कि चकबंदी को हतोत्साहित किया गया था। चकबंदी को हतोत्साहित किया गया था। ठीक है। और दूसरा के उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप किया गया था। उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप किया गया था। और फिर तीसरा और अंतिम के जल कर में वृद्धि की गई थी। जल कर में वृद्धि की गई थी। अब ऐसी परिस्थिति में इन 3 कारणों के विरुद्ध इसके विरुद्ध जो नेतृत्व भर करके सामने आया उसमें लाला लाजपत राय,
लाला लाजपत राय, अजीत सिंह और सूफी अंबा प्रसाद, ये तीन नेतृत्व भर करके सामने आया और इन लोगों ने आंदोलन जब चलाया तो इन्हें 7 जून 1907 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, पुनः इन सभी वजूहात से एक तिथि घोषित की गई 21 फरवरी 1915। 21 फरवरी 1915 क्या था कि संपूर्ण उत्तरी भारत में विद्रोह किया जाएगा, परंतु इसका भी दमन कर दिया गया। अब देखिए पंजाब में क्या घटना है उसको समझने की जरूरत है। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में, बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां, दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियां घटी प्रथम चरण के अंतर्गत, तो उसी प्रकार से पंजाब में भी घटी। लेकिन पंजाब में अन्य जगहों से घटने वाली क्रांतिकारी घटनाओं से कारण भिन्न थे। यहां जो कारण उपस्थित था वो ये कि औपनिवेशिक सरकार ने 2 औपनिवेशिक नियम बनाए थे। एक नियम के तहत चकबंदी को हतोत्साहित किया गया था। चकबंदी को थोड़ा आप समझिए कि आमतौर पे भारत में जो किसानों का खेत होता है वो सभी किसानों का एक जगह पे नहीं होता है। 2 कट्ठा यहाँ हुआ, 2 कट्ठा वहाँ हुआ, 2 कट्ठा वहाँ हुआ। तो ऐसे में खेती करने में साधनों का अपव्यय होता है। भूमि में बहुत सारा भाग मेड़ों के रूप में कट जाता है। तो अगर सारी भूमियों को एकत्र कर दिया जाए तो एक किसान के पास कम साधन में भी अधिक खेती कर सकता है, और जो मेड़ों के कट जाने के कारण उसकी बहुत सारी भूमि बेकार हो गई थी तो उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो इसलिए सारे भूमियों को एक जगह देने के लिए एक विभाग स्थापित किया गया था जिसको चकबंदी कहा जाता है, जो विभिन्न किसानों को आपस में बैठा करके और उसका जो अलग अलग खेत थे एक दूसरे के बीच ट्रांसफर करने की योजना को चकबंदी कहते थे। तो जहां भूमि एक प्रकार की है वहां तो ये बड़ी आसानी से हो जाता था, लेकिन जहां भूमि अलग अलग प्रकार की यानी उपजाऊ, ऊसर, बंजर, तो ऐसे में चकबंदी सफल नहीं होता था। पंजाब में एक प्रकार की भूमि थी, इसलिए चकबंदी वहां सफल हो सकता था। तो किसान चाहते थे कि यहां चकबंदी सफल हो, लेकिन अंग्रेज किसानों को लाभ देना नहीं चाहते थे, इसलिए चकबंदी का काम को वो बंद किए हुए थे। तो इससे पंजाब के किसानों में असंतोष था। उसके बाद उत्तराधिकार के जो मामले थे वहां उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे। तो ये जो बेसिक 2 काउज थे उससे पहले ही असंतुष्ट थे। ऐसे में तत्कालिक रूप से जैसे ही जल कर में वृद्धि कर दी तो यह असंतोष उबाल पर आ गया और 3 नेतृत्व भर करके सामने आया, लाला लाजपत राय, अजीत सिंह और सूफी अंबा प्रसाद। इन लोगों ने संगठन करना शुरू किया। जैसे ही पता चला अंग्रेजों को कि लोग संगठित कर रहे हैं किसानों को और साथ में एक बड़ा आंदोलन करने के ये इसमें है, तो वैसे ही 7 जून 1907 ईस्वी को इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। लाला लाजपत राय को भेज दिया गया कहां? तो अमेरिका। तो इस तरीके से पंजाब में जो क्रांति होती वो रुक गई। पुनः 21 फरवरी को एक तिथि तय की गई कि इस दिन संपूर्ण उत्तरी भारत में आंदोलन किया जाएगा अंग्रेजों के खिलाफ। ये भी पता चल गया और महत्वपूर्ण नेताओं का गिरफ्तार करके ये 21 फरवरी 1915 के भी आंदोलन को दमित कर दिया गया, इसका भी अंत कर दिया गया। तो इस तरीके से छात्रों आज के क्लास में जो प्रथम चरण था उस चरण में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से बंगाल में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में और
पंजाब में क्रांतिकारी घटनाएं घटी। कल के क्लास में हम लोग बाकी शेष के बचे हुए खंडों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।